सेक्शन है आज का, आज की पहली क्लास है तो बहुत बेसिक होने वाली है। बेसिक होने की वजह से थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, फिर भी किसी को कुछ समझ में ना आए तो वो पूछ सकता है। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है? जी सर। बहुत अच्छे। जब भी यस सर, क्लियर। ठीक ठीक, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके बाद 4 या 5 सेकंड का पॉज लूंगा, उस 4 या 5 सेकंड में सबने जवाब देना है और फिर दोबारा से म्यूट हो जाना है। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। अभी एक क्वेश्चन आया था सर, ये रिसर्च एनालिस्ट का जो हम प्रोफेशन करेंगे बाद में, रिसर्च एनालिस्ट का पेपर पास करने के बाद, वो है क्या? अभी मैं आपको बहुत छोटा बताने वाला हूँ, बेसिक बताने वाला हूँ, उसके बाद हम इसे बड़ा करके भी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, जिसको आपको वर्ड समझ में आ जाए क्या लिखे हैं। पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा। हु इज रिसर्च एनालिस्ट? रिसर्च एनालिस्ट कौन है? A research analyst is a financial professional. Financial प्रोफेशनल। आप क्या बन जाएंगे? प्रोफेशनल बन जाएंगे। प्रोफेशनल कौन होता है? जिसके पास कोई डिग्री होती है। हम प्रोफेशनल सीए को बोलते हैं, सीएस को बोलते हैं, सीडब्ल्यूए को बोलते हैं, एमबीए को बोलते हैं, और रिसर्च एनालिस्ट को भी हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। एलएलबी को बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? एक अलग टाइप का ज्ञान है, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो ऐसे ही रिसर्च एनालिस्ट को भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। किस चीज से रिलेटेड? सर वो सभी कंपनीज की रिसर्च और एनालाइज कर लेता है, उसने उस चीज के लिए स्पेशल एक पढ़ाई की है, इसीलिए हम उसे एक प्रोफेशनल बोलते हैं। अ रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल। पेपर में क्या आएगा? रिसर्च एनालिस्ट एक प्रोफेशनल है या नहीं? आप कहेंगे सर ट्रू है। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, रिसर्च एनालिस्ट इज अ, ऑप्शन आएगा फर्स्ट एनालिस्ट, ऑप्शन आएगा बी रिसर्चर, ऑप्शन आएगा सी प्रोफेशनल, ऑप्शन आएगा डी एडवाइजर। आपका आंसर होगा प्रोफेशनल। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। यही पेपर में आने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूं, तो आपने याद कर लेना है। रिसर्च एनालिस्ट ना तो एडवाइजर है, ना ही वो जो है एनालिस्ट है, ना ही वो रिसर्चर है। वो क्या है? प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल वर्ड में ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, वो सारी चीजें है और उसको इंक्लूडिंग करके हम बोलते हैं प्रोफेशनल। तो रिसर्च एनालिस्ट क्या है? फाइनेंशियल प्रोफेशनल। खाली प्रोफेशनल नहीं है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या क्या करता है वो सर? एनालाइज करता है मार्केट के ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होता है? ट्रेंड सर मार्केट पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, बस उसने ये नहीं बताना कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव, बस पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव। और सिर्फ ट्रेंड बताता है कि मार्केट का जो टाइम ट्रेंड चल रहा है ना वो पॉजिटिव चल रहा है, या फिर मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उस टाइम नेगेटिव चल रहा है। जिस दिन हमने आपको डेमो दिया था तो एक हमारे जो एक स्टूडेंट था, उसने हमसे पूछा था सर ये मार्केट बड़े दिनों से गिर रही है, अब ये कब बढ़ेगी? तो मैंने उस दिन कहा था भूल जाओ गिर रही है, अब मार्केट कल से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप मुझे बताओ मंडे से मार्केट लगातार बढ़ी या नहीं बढ़ी? पिछले 5 दिन में मार्केट लगभग 10% बढ़ी है। जब से मैंने कहा था अब मार्केट गिरनी बंद, कल से बढ़नी स्टार्ट, और अगले दिन से, जैसे कि मेरे ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, अगले दिन से मार्केट बढ़नी स्टार्ट, एक भी दिन गिरी नहीं, और पिछले 5 दिन में 10% बढ़ गई। 10% पूरे महीने में भी नहीं बढ़ती कभी हमने, लेकिन 5 दिन में 10% बढ़वा दिया। किस कैसे पता चला? मार्केट ट्रेंड की वजह से। स्टूडेंट ने मेरे से ये भी पूछा था सर आप ये बता कैसे सकते हो? तो मैंने उसको अपना एफआईआई डेटा बनाकर बताया था। मैंने कहा देखो मैं पिछले 5 साल से डेटा बना रहा हूँ, मुझे पहले ही पता चल जाता है कब मार्केट बढ़ेगी कब घटेगी। और कैसे पता चलता है? मेरे पास डेटा बना हुआ है, मैं कोई तुक्के या कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, एनालिसिस करने का रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करने के बाद उनका कंक्लूजन निकालता हूँ, कंक्लूजन निकाल के मुझे पता चलता है। ये सब चीजें मैं आपको भी सिखाऊंगा। कब सिखाऊंगा? जब आप मेरे से 10 पढ़ेंगे, जब आप NISM 8A पढ़ेंगे और 10 पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये सब चीज सिखाऊंगा कि डेटा को एनालिसिस कैसे करती है, उसके कोर्स में है। रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है सर वो ट्रेंड बता देता है कब मार्केट पॉजिटिव हो गई और कब नेगेटिव हो गई। ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं वो इसी कोर्स में सिखाएंगे हम आपको। और रिसर्च एनालिस्ट क्या कर सकता है सर? फाइनेंशियल डेटा को रीड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताता है, प्रोवाइड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन देता है कि आप ये खरीद लो स्टॉक्स पे, बॉन्ड्स पे भी, और अदर सिक्योरिटी, और कुछ सिक्योरिटीज और भी होती है उन पे भी। देयर इनसाइट्स हेल्प इन्वेस्टर। जब वो रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च करने के बाद आपको जब एडवाइस देता है कि सर आप ये खरीद लो या मार्केट अब यहां से पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, फंड मैनेजर्स को दे सकता है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अभी जो रिसर्च एनालिस्ट होता है सर ये एक प्रोफेशनल हो सकता है, प्रोफेशनल होकर तो वो क्लाइंट को देगा, वो म्यूचुअल फंड के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, मतलब फंड मैनेजर्स के साथ भी काम कर सकता है, फंड मैनेजर भी बन सकता है, उनकी टीम में भी जा सकता है, तो इस तरह के काम भी कर सकता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक,
इन्वेस्टमेंट बैंकर, जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट होता है, इनके साथ भी काम कर सकता है। सारे के सारे बैंक आप लोगों से पैसा लेते हैं एफडी में, और अपना पैसा लोन्स में और म्यूचुअल फंड्स में और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। तो वो लगाने के लिए उन्हें पहले एक रिसर्च एनालिस्ट रखना पड़ता है अपने यहाँ। उसके लिए उसे, चाहे वो दो तरीके से काम करते हैं, वो पहले एक बंदा ढूंढते हैं जिसको नॉलेज हो, नॉलेज चेक करते हैं उसकी। अगर उसे नॉलेज होती है तो फिर उसे कहते हैं सर आपके पास रिसर्च एनालिस्ट NISM 15 का पेपर पास हो आप। अगर वो पहले से पास होता है तो जॉब मिल ही जाती है। अगर वो पहले से पास नहीं होता है तो वो कहता है सर आपको नॉलेज तो है लेकिन बिना NISM 15 के हम आपको जॉब नहीं दे सकते, अब आप NISM 15 का पेपर भरो, पास करो और आ जाओ। फिर वो NISM 15 का पेपर भरता है, पास होता है और उनकी जॉब में शामिल हो जाता है। एम आई क्लियर कि रिसर्च एनालिस्ट क्या है? एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करता है, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, रिकमेंडेशन करता है स्टॉक्स और बॉन्ड्स की, डायरेक्ट क्लाइंट को भी कर सकता है, फंड मैनेजर्स को भी कर सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी कर सकता है। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, कोई sir. ऐसा जिसको Yes, समझ में sir. नहीं आया हो? Yes, yes, sir. ठीक, अब सब अपने आप को म्यूट करेंगे और सिर्फ वो बोलेगा सर मुझे इसमें ये वाली चीज समझ में नहीं है, कोई एक वर्ड समझ में ना आया हो, कुछ समझ में ना आया हो या क्लियर ना हुआ हो, कोई ऐसा है? सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए पहला अवार्ड था कि मैंने आपको पहला कंसेप्ट समझाया और आपको सबको समझ में आ गया। चलिए पेपर में क्या आएगा सर? पेपर में आएगा रिसर्च एनालिस्ट क्या है। बहुत सारे ऑप्शन लिखे होंगे, आपने टिक करना है फाइनेंशियल प्रोफेशनल को। अगर फाइनेंशियल प्रोफेशनल ऑप्शन में है तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल को टिक करना है। खाली प्रोफेशनल लिखा है ऑप्शंस में तो खाली प्रोफेशनल को भी टिक कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है? तो आंसर होगा सर वो एनालाइज करता है क्या? मार्केट डेटा को, मार्केट ट्रेंड्स को और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो क्या करता है सर एक रिसर्च एनालिस्ट? एनालाइज करता है। एनालिस्ट का मतलब होता है एनालाइज। और क्या रिसर्च भी करता है? हाँ सर रिसर्च भी करता है। पहले रिसर्च करता है, रिसर्च करने का मतलब होता है पहले उन सब चीजों को पढ़ता है। पढ़ लिया, पढ़ने का काम तो स्टूडेंट भी कर लेता है। रिसर्च, रिसर्च, सर्च करता है वो अपने काम का डेटा को अलग अलग जगह से, इसे बोलते हैं रिसर्च। अब सर रिसर्च करके अलग अलग डेटा इकट्ठा तो कर लिया, फिर उसको एक जगह पर रख के उसे सबको पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसमें से अपने काम का डेटा बाहर निकालता है और उससे पता लगाता है कि इससे कंपनी को फायदा होगा या नुकसान। एनालाइज करता है। एनालाइज करना मतलब एक चीज के अंदर बिल्कुल गहनता से घुस जाना। आपने आलू की सब्जी बनाई और वाइफ से कहा जरा देखकर बताना आज मैंने आलू की सब्जी बनाई कैसी बनी। ऊपर से देखने में तो बढ़िया लगती थी, फिर वो खा लेती है उसे। खाने के बाद बता देती है वैसे तो बढ़िया बनी है लेकिन थोड़ी सी लग गई है, वैसे तो बढ़िया बनी है लेकिन आलू थोड़ा कच्चा है, वैसे तो बढ़िया बनी है आप इसमें हींग डालना भूल गए, वैसे तो बढ़िया बनी है लेकिन ऊपर से अगर हल्का सा धनिया भी डाल देते ना तो दिखने में बढ़िया हो जाती। तो क्या किया आपकी वाइफ ने? आलू की सब्जी चख के उसका एनालिसिस कर दिया कि एक तो थोड़ी कम पकी हुई है लेकिन पानी कम होने की वजह से थोड़ी सी जल गई है, ऊपर से धनिया डालना भूल गए हो, हींग के बिना ये अच्छी नहीं लग रही है। अब आपको 4 कमियां उन्होंने बता दी, लेकिन जब तक उन्होंने नहीं खाया था तब तक वो बता नहीं पा रही थी। तो खाना उनके लिए रिसर्च हो गई और फिर उसके टेस्ट को एनालाइज करके उन्होंने 4 कमियां बताई। अगली बार आप पूरी करेंगे। सबको समझ में आ गया होगा एनालिसिस क्या होता है? बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके उसके अंदर से एनालिसिस करके अपने काम की चीज निकालना और उसकी कमियां और उसके पॉजिटिव पॉइंट को अलग से निकालना, उसे एनालिसिस बोलते हैं। कैसे करते हैं वो इस कोर्स में सिखाएंगे। सबको समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो बोलिए वरना हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ रहे हैं। सर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। एक रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होता है सर काम में? यही क्वेश्चन था सर का भी एक कि सर हम ये रिसर्च एनालिस्ट के क्या फायदे हैं। तो पहला हमारा चैप्टर भी यही है कि रिसर्च एनालिस्ट आप बनने जा रहे हो, आपको क्या करना है यही सिखाया जा रहा है। बोरिंग क्लास होगी थोड़ी सी लेकिन बहुत काम की क्लास है। रिसर्च एनालिस्ट परफॉर्म सेवरल की टास्क। यार बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने पड़ते हैं। सेवरल की टास्क मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट, की का मतलब इंपॉर्टेंट, टास्क का मतलब वर्क्स, बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क करने पड़ते हैं आपको। पहला टास्क है उसके अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस, यही तो ऊपर बताया था। एक रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है सर? वो करता है फाइनेंशियल डाटा का एनालिसिस। वो एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। वेरी गुड, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। रिसर्च एनालिस्ट क्या है? फाइनेंशियल प्रोफेशनल। क्या करता है? फाइनेंशियल एनालिसिस। ये दो चीजें वो करता है। क्या?
फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या है वो समझिए। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है आप एग्जामिनिंग करोगे मतलब चेक करोगे, एग्जामिनिंग मतलब चेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, पेपर क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, नीचे ऑप्शन लिखे होंगे बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन लिखा होगा इनकम स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट लिखा होगा कैश फ्लो, और एक चौथा भी हो सकता है नोट्स टू अकाउंट। ये चार चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं। तो आपके वो वाले ऑप्शन पे टिक करना है जिसमें चारों चीजें लिखी हो, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका दूसरा नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। ये सब चीजें आप अपने पास नोट करते रहिए, लिखी हुई नहीं मिलेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चार आइटम होती है, एक तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स। ये चार चीजें होती क्या है ये आपको सीखने को मिलेगा, जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के उन्हें पता है। मैं चारों चीजें फिर भी बता देता हूं। जब भी एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जिसको सीए चेक करता है, ऑडिट करता है, अपनी कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में बताती है, तो वो चार चीजें बनाकर चलती है। पहला तो है प्रॉफिट बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी बताने के लिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटी बनाने के लिए बनाती है वो क्या, बैलेंस शीट। तो पहली चीज बताई प्रॉफिट, ये किससे बताई, पीएल अकाउंट से। दूसरी चीज बताई एसेट्स एंड लाइबिलिटी, किससे बताई, बैलेंस शीट से। फिर जो चीजें पीएल और बैलेंस शीट में रह जाती हैं वो नोट्स में बता देती है। जैसे हमारे ऊपर एक 10 लाख रुपए का टैक्स लगने वाला है लेकिन अभी लगा नहीं है, लग सकता है, तो ये चीज कहां बताती है, वो बैलेंस शीट के नीचे नोट्स बनाती है। वो नोट्स बैलेंस शीट के नीचे कुछ नोट्स बना देती है कि हमारे पे एक टैक्स लगने वाला है, अभी तक लगा नहीं है इसलिए हमने उसे दिखाया नहीं, लेकिन दिखाना पड़ सकता है। या फिर हमने एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हमें 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और वो पैसा हम अपने डेट से उठाएंगे। ये कुछ नोट्स वो नीचे लिख देते हैं और ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। और एक फोर्थ चीज होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सर हमने पूरे साल में हमारे पास कैश कहां कहां से आया और वो कहां कहां जाके चला गया और कितना बच गया, इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बताया, बैलेंस शीट ने एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताया, नहीं फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट ने कैश के हिसाब से हमारा पैसा कहां से आया और कहां चला गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बताया। और जो तीनों ने नहीं बताया और बच गया वो नोट्स टू अकाउंट्स ने बताया। तो किस किस को समझ में आ गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चार पार्ट होते हैं, पहला बैलेंस शीट, दूसरा पीएल अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो और चौथा नोट्स टू अकाउंट्स। और ये आपको याद करके जाना है। किस किस को समझ में नहीं आया बस वो बोलिएगा। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल चार आइटम होती हैं, चार कौन कौन सी हैं, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो और एक रहेगा अपना बिना देखे बताना है, नो योर अकाउंट, नो योर अकाउंट है, नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो के नीचे नोट्स लिखे रहते हैं, जो 4-5 लाइन, उन लाइंस में आपको अपनी कंपनी के बारे में ही बताया जाता है और वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चार पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। चलिए आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और एक क्वेश्चन हम पूछेंगे अब सुशील जामवाल जी से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। यस सर। और सुशील जी अब आप ये बताएंगे कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या है। फाइनेंस एनालिस्ट सर, फाइनेंशियल प्रोफेशनल। फाइनेंशियल प्रोफेशनल है और क्या करता है वो, तो ये रिसर्च एंड एनालिस्ट करता है सर। वो पहले रिसर्च करता है फिर एनालाइज करता है मार्केट ट्रेंड को। वो एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है। वो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चार पार्ट होते हैं, वो उन चारों चीजों को एनालिसिस करता है। ये सब बता चुके हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कौन सा डेटा एनालाइज करता है, बस आप वो नाम बताइए। कौन सा डेटा एनालाइज करता है रिसर्च एनालिस्ट? नहीं नहीं। चलिए सचिन इन्वेस्टमेंट, सचिन बताइए जी, आप बताएंगे। तो वो मार्केट का प्रोडक्ट्स का डेटा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डेटा रिसर्च करते हैं और इसके बारे में कुछ रेशियोज भी। प्रोडक्ट का डेटे को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डेटा।
फाइनेंशियल डेटा, ओके। देखिए दो अलग अलग टर्म है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, फाइनेंशियल डेटा अलग है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डेटा तो बिल्कुल कोई टर्म ही नहीं है। आपको टू द पॉइंट बताना है, नॉलेज बढ़ानी है, तो इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक लेमैन के हिसाब से ये नॉर्मल चीज है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे एक दोस्त है वो सोलर पैनल, आप अनम्यूट हो जाएगी, म्यूट हो जाएगी सब। मेरे एक दोस्त है वो सोलर पैनल का काम करते हैं, मेरा छोटा भाई है और मैं भी उसके साथ करता हूं। तो हम कल एक बंदे के पास गए, वो सोलर इंडस्ट्री से ही था। तो हम उसे समझाने लगे, उसने कहा सर मेरी फैक्ट्री है, मुझे 250 किलोवाट का सोलर लगाना है। तो हमने उसे समझाने लगे, तो मेरा छोटा भाई बोलता है सर हम आपकी रिवर्स मीटरिंग करा देंगे। रिवर्स मीटरिंग क्या होती है, जब सोलर से लाइट बनेगी तो वो आपके मीटर में चले जाती है और आपका बिल कम कर देती है। तो रिवर्स चलती है, वो आपके मीटर में बिल कम कर देती है। लेकिन कॉमर्शियल में रिवर्स मीटरिंग होती ही नहीं है। वहां पर क्या होती है, नेट मीटरिंग। काम उसका भी यही होता है। कॉमर्शियल के केस में क्या होता है, एक मीटर अलग लगा देंगे, आपका मीटर अलग है। ये वाला मीटर बताएगा आपने 2000 यूनिट बनाई, ये वाला मीटर बताएगा आपने 1500 यूनिट बनाई। मतलब ये वाला मीटर बताएगा आपने 2000 यूनिट फूकी, जला ली, और ये वाला मीटर बताएगा आपके सोलर ने 1500 यूनिट बना दी, तो नेट करके 500 यूनिट का आपको बिल देना पड़ेगा। तो काम तो दोनों में सेम हो रहा है, लेकिन वर्डिंग गलत है। जब हम रेजिडेंशियल लगाते हैं तो उसे बोलते हैं नेट मीटरिंग, क्योंकि उसमें एक ही मीटर लग रहा है, नेट मीटरिंग होगी, वो अपने आप ही कैलकुलेशन करके हमें डायरेक्ट बिल भेज देता है। लेकिन कॉमर्शियल के केस में दो बिल बनते हैं, एक बिल जो आपको देना है, एक बिल जो आपने बनाया, फिर उनको नेट किया जाता है और बिल आपको देना पड़ता है। काम दोनों में सेम है। अब मेरा भाई बोलने लगा, अच्छा वो बहुत बड़ा बंदा है, आईआईए का रिटायर्ड बंदा, उसका हमने बोल रहा है सर हम आपकी नेट मीटरिंग करा दें। उसने कहा तू बेवकूफ है क्या, कितने साल से कर रहा है सोलर का काम। तो भाई मेरा बोलता है 15 साल हो गए। भैया काम बंद कर दे, तुझे आज तक यही नहीं पता नेट मीटरिंग और रिवर्स मीटरिंग में क्या डिफरेंस है। वो मेरा छोटा भाई है, वो मतलब समझ रहे हैं, काम दोनों का सेम है, नेट ही बिल देना है आपको। लेकिन भैया जो एक अनपढ़ आदमी है, जिसको नॉलेज नहीं है, उनके लिए सेम है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नॉलेज वाला बंदा है ना, वो आपकी नॉलेज यहीं से आंक लेगा कि आपको नॉलेज है या नहीं। अगर आप नेट मीटरिंग और रिवर्स मीटरिंग को सेम बोल रहे हैं ना, तो भैया तुझे कुछ ना तो अपने घर जा। ऐसे ही अगर आप फाइनेंशियल डेटा और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के डेटा को एक ही बात बोल रहे हैं ना, तो फिर आप एनालिस्ट नहीं है। एनालिस्ट को वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। फाइनेंशियल डेटा मतलब फाइनेंशियल डेटा ही बोलेंगे, कुछ और वर्ड यूज नहीं करेंगे। समझ में आया सचिन जी? बिल्कुल। तो आप सब म्यूट हो जाइए, हम नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे। अभी तक हमने दो क्वेश्चन समझे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। चार चीजें, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, पीएल अकाउंट का ही पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग पीएल भी लिखा सकता है वहां पर। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक ही अकाउंट होता है, उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, नीचे पीएल अकाउंट बनता है, पूरा एक ही होता है। जो अकाउंट्स लाइन के बंदे हैं उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है वो अपने पास लिख लें। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पूरा एक ही नाम है, और तो शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है, लेकिन उसका फुल नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। चलिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो अभी तक तो बोलिए, वरना मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलूंगा। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। उसके बाद सर आपने बताया कि एक जो एनालिस्ट होता है सर, वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, और क्या करता है सर? आप जो है ना इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करेंगे और मार्केट की रिसर्च भी करेंगे। सर ये होती क्या है? ट्रैकिंग इकोनॉमिक ट्रेंड। इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है सर? आपकी जीडीपी कैसी चल रही है। जीडीपी क्या होती है सर? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी ओवरऑल इकोनॉमी कैसा काम कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है। मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर आप सोलर लगवाएंगे तो जो सोलर 3 लाख का लगता था, गवर्नमेंट ने उस पर 1.5 लाख की सब्सिडी दे दी। तो 1.5 लाख की सब्सिडी देने की वजह से 3 लाख वाला सोलर 1.5 लाख में मिलने लगा। प्लस गवर्नमेंट ने कहा जो 1.5 लाख बचे हैं इसका हम तुम्हें लोन दे देंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जिसको सोलर नहीं भी लगवाना था ना, वो सोलर लगवाने लगा। तो मैंने देखा कि इस टाइम पर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा की कमाई कहां होगी? सोलर में। और जब मैं खुद ही रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैंने ये तय कर लिया कि भैया सोलर में सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है अगले 20 साल तक, और काम करने वाले बड़े कम है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं उठा के सोलर में अपने छोटे भाई के साथ पार्टनरशिप कर ली और हम सोलर का काम भी करने लगे। तो ऐसे ही आपने भी एनालिसिस करना है कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा आएगा और उसमें कंपटीशन सबसे कम होना चाहिए, मार्जिन मोटा होना चाहिए, उसी इंडस्ट्री पे काम करना है। तो ऐसा करने से कम मेहनत करके आप ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप किसी को समझाएंगे कि भैया मैं बिना पैसे लिए आपके घर पे सोलर लगा दूंगा, आपका लोन भी हो जाएगा, बिजली का बिल आपका जो 10,000 आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसके बदले आपने 3,000 रुपये किस्त देनी है, तो कोई क्यों नहीं लगवाएगा? जिसको बताएंगे वही लगवा लेगा। और इतनी सी बात समझाने के आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कुछ करना ही नहीं है, बस एक किसी को भी ये वाली बात समझानी है, वो कहेगा हाँ लगा दो, आपने कंपनी को बता देना, हमें बता देना है, और वो लग जाएगा, आपको 10,000 रुपये बच जाएंगे। आप दिन में कितने बंदों को समझा सकते हैं ये बात? कितनों को भी समझा सकते हैं। महीने में 4-5 भी समझाए तो 50,000 रुपये आ गए। तो बढ़िया काम है ना।
ऐसे ही आपने एनालिसिस करना है कि किस कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब जरा ध्यान समझिए, जब हमने ये एनालिसिस कर लिया कि अगले 20 साल तक सोलर का काम बहुत आएगा, तो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी के पास भी काम बहुत आएगा। तो अगर किसी ने अगले 10 साल 15 साल के लिए पैसा लगाना है तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन में लगा दीजिए, वो पैनल बनाती है। वारी एनर्जी में लगा दीजिए, लेकिन वारी एनर्जी में पैनल भी बनते हैं और अलग प्रोजेक्ट भी हैं थोड़े, तो उसमें थोड़ा सा ग्रोथ कम आएगी। लेकिन अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो कंपनी मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ पैनल बनाती है और कोई काम नहीं करती, और सबसे ज्यादा पैनल भी अदानी का ही दिख रहा है, क्योंकि हम सोलर के काम में, इसलिए हमें पता है। तो आप अदानी एनर्जी सोल्यूशन एक अच्छा शेयर है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं अपना कुछ पैसा अदानी एनर्जी सोल्यूशन में लगा लीजिए, अगले 5 साल में वो 3 गुना हो जाएगा मेरे हिसाब से। और डिस्क्लोजर है कि सर जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लें, और मार्केट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। प्रतीक जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए जी। So what do you say about Borosil Renewables? वो भी तो सोलर का ही काम कर रही है, वो जो ग्लास टॉप बनता है पैनल्स के ऊपर। बोरोसिल रिन्यूएबल Yes. क्या बनाती है वो? ये सोलर पैनल के ऊपर, जो सोलर सेल्स के ऊपर ग्लास लगता है। नहीं नहीं सर, बोरोसिल नहीं बना रही है, मैं बताता हूँ। हमारे को चाहिए होता है मार्केट लीडर। अच्छा मुझे बताइए कि अगर बोरोसिल ने बना भी रही है, लेकिन बोरोसिल से ले कौन रहा है? क्योंकि बोरोसिल बनाती है, बोरोसिल ने किसी एक कंपनी का टाई अप किया और उसे एक ऑर्डर मिल गया, तो क्योंकि वो उसके काम का था तो उसने अपना बनाकर दे दिया। लेकिन बोरोसिल जो ज्यादातर काम करती है वो पैनल से रिलेटेड नहीं करती है। अगर मान लीजिए मैं पूरे दिन में 20 बिजनेस करता हूं, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो बिजनेस है उससे तो मैं सिर्फ 10% ही कमाता हूं। आप समझिए, मैं पहले थोड़े से बिजनेस बताता हूँ आपको, बोरोसिल की तरह ही मेरा बिजनेस है। मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं सेल टैक्स इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरता हूँ, वहां से भी मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। जो बंदों के पास इनकम टैक्स का सेल टैक्स का नोटिस आ जाता है, मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। मैं सीएस की फर्म में भी हूँ, ऑडिट पे भी जाता हूँ। उसके अलावा मेरी प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस भी है, तो मेरी प्रिंटिंग प्रेस भी चल रही है, वहां पर मैंने बंदे छोड़ रखे हैं, वो संभाल रहे हैं। मेरा कपड़े का होलसेल भी है, मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ और इंडिया में बेचता हूँ, मैं वो भी अच्छा चला रहा हूँ। मेरा सोलर का बिजनेस भी है, वो मेरे छोटे भाई के साथ है, उसमें मैं छोटे भाई के साथ करता हूँ, पैसा लगाया हुआ है, भाई संभालता है, मैं वहां से भी कमा रहा हूँ। मैं टीचिंग भी करता हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और भी बैच चलते हैं, मैं वहां से भी कमा लेता हूँ। उसके अलावा जो है मेरे 1-2 बिजनेस छोटे छोटे और भी हैं। अब मेरे से अगर कहा जाए कि सर आपकी जो कंपनी है और अगर आप सोलर का काम कर रहे हो तो हम आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दें, लेकिन सोलर से तो मैं 40% ही कमाता हूँ। तो ऐसे ही बोरोसिल जो कंपनी है ना, उसमें सोलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से भी कम है। तो हम बोरोसिल कंपनी को सोलर कंपनी नहीं घोषित कर सकते, सोलर कंपनी मानकर एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन अदानी एनर्जी सोल्यूशन में 80% जो इनकम है वो सोलर के पैनल बनाने से आ रहा है, बचा हुआ 20% वो सोलर से रिलेटेड एक्टिविटीज करके ही आ रहा है। मतलब अदानी एनर्जी सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सोलर का काम करने के लिए कंपनी बनाई गई है, बाकी लाइट का काम करने के लिए अदानी एनर्जी एक अलग है, और छोटे मोटे इससे रिलेटेड काम करने के लिए जैसे वायर के में आ रही है अदानी एनर्जी सोल्यूशन को वायर बना कर देगी, लेकिन उसके लिए अदानी वालों ने एक नई कंपनी फॉर्म की है। आपने सुना भी होगा, 2-3 महीने पहले की न्यूज है, पॉलीकैब का शेयर उस दिन 20% टूट गया था, उसके बाद 20% और टूट गया। पिछले 1 महीने में पॉलीकैब 40% टूट गया, क्योंकि अदानी वाले वायर के सेगमेंट में आ रहे थे। ऐसे ही 6 महीने पहले अदानी पेंट के सेगमेंट में आया था, जिसकी वजह से एशियन पेंट 40% टूट गया था। तो 3200 रुपए का शेयर 2000 रुपए पे चल रहा है। तो जब कोई बड़ा प्लेयर किसी भी सेगमेंट में आता है, उससे दूसरे प्लेयर्स पे इफेक्ट पड़ता है और वो कंपनियां गिर सकती हैं, और वो गिरती हैं, 40% तक टूट जाती हैं अगर वो बड़ा प्लेयर है। अगर उससे उन्हें लगता है कि हमारा कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, तो बोरोसिल इतना बड़ा प्लेयर ने जो मर्जी करता रहे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो बोरोसिल थोड़ा बहुत बना रहा होगा, लेकिन उसकी वो देखो कि कितनी क्वांटम क्या है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि बोरोसिल को हम इस तरह से एनालिसिस नहीं कर सकते कि कल को पैनल अगर बढ़ेगा तो बोरोसिल भी बढ़ेगा, क्योंकि बोरोसिल पैनल पे सिर्फ 10% ही काम कर रहा है, लेकिन अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो है वो 100% कर रहा है। वारी जो मैंने बताया वो 80% कर रहा है। और कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, अभी तक किसी को और कोई प्रॉब्लम? हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं सर? इंडस्ट्री एनालिसिस समझ में आ गया सर। इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब कौन सी इंडस्ट्री में बेनिफिट है, हम सारी इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे और कौन सी इंडस्ट्री में फायदा है ये पहले हम निकाल लेंगे। तो हमें पता चला आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो सोलर इंडस्ट्री चलने वाली है। अगर मेरे से कोई कहे सर और कौन सी इंडस्ट्री चलने वाली है, तो मैं कौन सी बताऊंगा। उसके लिए आप पहले सारी इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे, किस इंडस्ट्री में क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान है,
उनका एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्री चलेगी। चलिए अगर एक और इंडस्ट्री की अगर मेरे से बात करें सर, अगली इंडस्ट्री कौन सी चलेगी, तो वो है बैंक्स। बैंक्स में भी सर कौन सी, बैंक्स में भी जो बड़े लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी, जो बड़े लेवल की एनबीएफसी है, जिनकी कैपिटल अच्छी खासी है, जो इन फ्यूचर बैंक बन सकते हैं। जरा ध्यान समझिए, जब हम एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हम लोगों से पैसा नहीं ले सकते, हम लोगों से एफडी नहीं करवा सकते अपने यहाँ, सिर्फ हम दूसरे बैंक से लोन लेंगे। बैंक से लोन कितने परसेंट पे मिलता है, लगभग 9 से 10% पे, 9 से 10% पे पैसा उठाएंगे, 11 से 12, 13 से 14, 15 से 16, 18% तक पे ब्याज पे लोन पे देंगे। तो हमारे को जो पैसा पीछे से मिल रहा है वो 9 से 10% पे मिल रहा है और 18%, 20% पे देना पड़ रहा है, तब जाके हम प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन अगर हम बैंक बन जाए तो हमें पीछे से वर्ल्ड बैंक से भी उधार ले सकते हैं, रिजर्व बैंक से भी ले सकते हैं, लोगों से एफडी के लिए भी ले सकते हैं। वो पैसा हमें 4 से 6% पे मिल जाएगा। और फिर जो पैसा हम 10 पे लेके 18 पे चढ़ाते थे, 8% कमाते थे, और 10% पे लेके 18% कमाने के लिए हमें बचता था 80%। कुछ खर्चा हो जाता था, बाकी हमारा बच जाता था। वही काम अगर हमें 4 या 5% में मिल जाएगा तो हम तो 12% का लोन देके कमा लेंगे। अब मुझे बताओ 18% पे लोन देना ज्यादा इजी है या 12% पे लोन देना ज्यादा इजी है? 12% पे। अगर मैं 12% पे लोन बांटूंगा तो मेरे पास जल्दी जल्दी बंदे आ जाएंगे। दूसरा, जब मैं 18% पे लोन बांटता था तो मेरे से लोन वही लेता था जिसका लोन कहीं और नहीं हो रहा। और कहीं और किसका लोन नहीं होगा? जिसकी प्रोफाइल खराब होगी, तो लेबर इंसान होगा, जिसकी प्रोफाइल वीक होगी, जिसका सिविल खराब होगा, जो पैसे मारने वाला बंदा होगा, जिसकी अच्छी जॉब नहीं होगी, उन्हें लोन देने में रिस्क ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा ब्याज देते हैं। लेकिन कल को अगर हम बैंक बन गए तो हम उन लोगों को भी लोन दे पाएंगे जहां से बिल्कुल सिक्योर है पैसा, जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, जिसका बड़ा बिजनेस चल रहा है, जिसकी सिक्योरिटी है। अनसिक्योर्ड लोन कम देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम स्टेबल हो जाएंगे ना। तो ऐसे एनबीएफसी में पैसा लगाने का फायदा है जो इन फ्यूचर बैंक बन जाएंगे। सर बैंक कौन बनेगा? एक एनबीएफसी को बैंक बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है? सर इसके पास इतने 100 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। कितने 100 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए? वो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें मिलेगा। तो उसके बाद एनालिसिस करिए। उसको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए वहां जाके पढ़िएगा। मैं आपको आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये आपके कोर्स में नहीं है और ये 6 पेज का है। अब वो 6 पेज की क्राइटेरिया मैं आपको नहीं पढ़ा सकता अभी, लेकिन अगर किसी ने पढ़ना है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ लेंगे और उसमें आप एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अ बैंक हेडिंग सर्च करिएगा ऑनलाइन गूगल पे और आपको पता लग जाएगा कि एनबीएफसी को बैंक बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। 8-10 मोटी मोटी टर्म्स हैं, आप पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। क्या है बता देता हूँ। इसकी कैपिटल पिछले 5 साल में इतने करोड़ की होनी चाहिए। इसने जो लोन से एडवांसेस दिए वो इतने करोड़ के दे दिए हों। इसकी डेट इक्विटी रेशियो इतना होना चाहिए, पिछले 5 साल में से इतना प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस में एक भी साल नहीं होना चाहिए। और इस तरह की कुछ कंडीशंस है, अगर आप वो फॉलो कर लोगे तो आप एनबीएफसी से बैंक में आ सकते हो आरबीआई को एप्लीकेशन करके। तो जोन सी एनबीएफसी वो सारा क्राइटेरिया फॉलो कर रही है। जैसे मैं बताता हूँ, श्रीराम फाइनेंस बहुत जल्दी बैंक बनने वाला है। श्रीराम फाइनेंस वो सारा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है एक बैंक बनने के लिए जो चाहिए होता है। अगला मन्नमपुरम बहुत जल्दी बैंक बनेगा, लेकिन श्रीराम फाइनेंस तो अगले 2-4 साल में ही बन जाएगा। मन्नमपुरम को बनने में 10 साल लगेंगे। चलिए, और कौन सा? आईडीबीआई। आईडीबीआई तो बैंक बन ही गया है, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक बन गया है, लेकिन अभी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसे और बैंक बना देंगे। चलिए, एक मैं अनलिस्टेड शेयर बताता हूँ, शिवालिक बैंक अनलिस्टेड है। आप अनलिस्टेड शेयर शिवालिक बैंक से आके उसके खरीद सकते हो जल्दी ही, बहुत जल्दी। वो स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बन गया है, बहुत जल्दी वो लिस्ट होएगा। और जिस दिन वो लिस्ट होगा ना सर, मैं कह रहा हूँ एसबीआई और एचडीएफसी को पीछे छोड़ देगा। बहुत बढ़िया बैंक है शिवालिक बैंक में। आप अनलिस्टेड शेयर्स में पैसा लगा सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। चलिए, नीलेश मिश्रा जी, आपका कोई क्वेश्चन है वो लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो बैंक बोले सर आपने? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, पहले वो कोऑपरेटिव बैंक था, अब वो शिवालिक फाइनेंस बैंक मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। उसे आरबीआई से इस बैंक की उपाधि मिल गई है। थैंक यू सर। और इसका जो हेड ऑफिस है वो सहारनपुर में है, जहां से मैं हूँ। सहारनपुर का? सहारनपुर का बैंक है। और जब ये शुरू हुआ था तो जो इसके पहले एम्प्लॉय थे वो सारे मेरे फ्रेंड्स थे। मेरे पास भी जॉब का ऑफर आया था आज से 15 साल पहले। वो मुझे 35,000 दे रहे थे, मैंने मना कर दिया था। आज की डेट में अगर मेरे जो फ्रेंड्स वहां पर लगे हुए हैं उनकी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए है, और जो मेरे को मतलब वो फेलियर ही लगते हैं, 1-1.5 लाख के होते हैं। तो शिवालिक बैंक आप ले सकते हैं। शिवालिक बैंक, हाँ, शिवालिक बैंक के अगर आपने शेयर खरीदने तो आप डायरेक्ट शिवालिक बैंक जाइए, उनसे कहिए सर हम आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो दे देते हैं। और एक बात और बताता हूँ, अगर आपको एफडी कराने का मन है तो एफडी पे आपको 8 या 9% ब्याज मिलता है। शिवालिक बैंक की अगर शेयर कैपिटल खरीद लेंगे तो 12% का फिक्स डिविडेंड देते हैं हर साल। जब से बैंक बना है उस दिन से लेके आज तक
वो 12% का फिक्स डिविडेंड दे रहे हैं। मतलब वो ये कहते हैं, अगर उनके आपको एफडी कराने आता है, सर एफडी मत करो, हमारी कंपनी के शेयर कैपिटल खरीद लो, 12% का फिक्स डिविडेंड दे रहे हैं जब से बना है। तो अगर किसी को मन है एफडी कराने का तो जाके उनकी शेयर कैपिटल भी खरीद सकते हैं। लेकिन एफडी और शेयर खरीदने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो पढ़ने के बाद ही पैसे लगाना, क्योंकि आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। एफडी खरीदने के बाद तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, शेयर खरीदने के बाद इस चीज की कोई गारंटी नहीं आपको डिविडेंड मिले या ना मिले। लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड 20 साल का ये है, जब से वो बैंक बना है तब से लेके आज तक उस बैंक ने 12% डिविडेंड हर साल अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया है, और उसकी मार्केट वैल्यू हर साल 15 से 20% इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स भी खरीदोगे तो 5 साल में उसका शेयर अपने आप डबल भी हो जाएगा, और 12% हर साल आपको डिविडेंड भी दे देगा। यानी 5 साल में 60% वो डिविडेंड दे देगा और 100% आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन भी दे देगा। तो अगर किसी को अनलिस्टेड शेयर लगाना है पैसा, तो आप शिवालिक बैंक में लगा सकते हैं। और वो ये ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आप अपनी इक्विटी शेयर जो आपने खरीदा है बेचना चाहते हैं तो वो आप अपने बैंक में ही बेच सकते हैं, मतलब लिक्विडिटी भी वो पूरी देते हैं। और मैं किसी भी शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पूरे कोर्स में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और अपने रिस्क पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। टेंशन मत लीजिए, मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ अच्छी हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ये वीडियोस ना डालते हैं रिकॉर्डिंग, तो वहां पर कभी कभी से भी हमारे पास नोटिस भेज देता है आप पढ़ाते समय रिकमेंडेशन कैसे दे सकते हैं, इसलिए मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। बाकी मैं अपनी तरफ से डिस्क्लोजर जो दे रहा हूँ मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इसमें मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें। प्रतीक मोहन जी, आप बताइए। सर, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंक्स, यस बैंक क्यों नहीं चल रहा, आप थोड़ा समझा सकते हैं? सर यस बैंक में मैनेजमेंट वैसे इशू, वो तो Yes. था पहले, उसके बाद when it got came into listing फिर भी नहीं चल पाया। बताते हैं सर। यस बैंक में मैनेजमेंट इशू है, और मैनेजमेंट जो है बदला नहीं गया है, वही है अभी भी। जो थोड़ा वो चेंजेस हुए हैं ना, उससे काम नहीं हुआ। दूसरा, यस बैंक में कुछ भी चेंज कर लिया, लेकिन वो लोन्स एंड एडवांसेस उस लेवल पे नहीं दे पा रहे हैं। और जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, तब तक शेयर नहीं चलेगा। शेयर चलने का सिर्फ एक ही रीजन है, प्रॉफिट बढ़ाओ तो शेयर चलेगा, प्रॉफिट घटेगा तो शेयर घटेगा। आगे चलेगा नहीं चलेगा, आपको क्या लगता है? बता रहा हूं सर, शेयर प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अर्निंग पर शेयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़नी चाहिए तो शेयर बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर घटेगी तो शेयर घटेगा। अब वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उस पर बात करते हैं। यस बैंक जिस तरीके से काम कर रहा है, एक तो उसके ऊपर लोन बहुत ज्यादा है, वो अपने लोन ही नहीं चुका पा रहा है, और उसने वो पैसा जो है ऐसी जगहों पर फंसा दिया है जहां से पैसा वापस नहीं आ रहा है। अब जब उसके पास पैसा है ही नहीं तो लोन देगा कहां से? वो सिर्फ पुराने पैसे को निकालने में लगा हुआ है, पुराना पैसा उसका निकल नहीं रहा है। जो पुराना मैनेजमेंट था, उन्होंने रिश्वत खाई या क्या किया, उन्होंने अपना सारा पैसा ऐसी जगह फंसा दिया, वहां से वो टर्नओवर नहीं घूम रही है। और बैंक्स में तो टर्नओवर पे ही होता है, टर्नओवर ज्यादा घुमाएंगे तो ज्यादा पैसा कमा लेंगे, और अगर टर्नओवर रुक गई तो बैंक खत्म हो जाएगा। अब यस बैंक को चलने के आसार सिर्फ तब है जब उसका टर्नओवर घूमने लगे। टर्नओवर घूमने के दो तरीके, या तो उनका पुराना पैसा निकल कर आ जाए, या कोई नया पैसा उस बैंक में डाल दे, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे। अब यस बैंक में कोई नया कैपिटल तो आ नहीं रहा है। अब जिस दिन कोई न्यूज ऐसी आएगी कि कोई इन्वेस्टर तैयार हो गया है, जी मैं 1000 करोड़ रुपए इस बैंक को दे देता हूँ, मुझे 5% शेयर कैपिटल इशू कर दो, या 10% शेयर मुझे दे दो, तो उस दिन ऐसा हो सकता है कि रिवाइवल हो जाए, या गवर्नमेंट ही उसे पैसे दे दे। क्यों देगी? गवर्नमेंट का क्या लेना देना प्राइवेट बैंक पे, तो गवर्नमेंट तो देगी नहीं। या तो कोई उसे लोन दे दे, या कोई उसके अंदर शेयर कैपिटल डाल दे, किसी भी तरीके से अगर यस बैंक के पास फंड आ जाए तो एक उम्मीद आ जाएगी उसके चलने की। फिर उस फंड को अच्छे से मैनेज करे, उस फंड को आप अच्छे से लोन दो, और वो लोन का पैसा घूमने लगे, टर्नओवर घूमने लगेगी तो शेयर चल पड़ेगा। शेयर चलेगा मतलब कंपनी चल पड़ेगी। जब यस बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर भी चलेगा। यस बैंक में पैसा लगाना बेवकूफी है। अगर किसी ने लगा भी रखा है तो निकल जाओ। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, आपका 40 रुपए का शेयर 80 हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली उसके अंदर अभी कुछ नहीं है, वो नहीं चलेगा। आइडिया में अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हो, निकल जाओ, बिल्कुल मत लगाओ, नहीं चलेगा। ठीक है ना? यस तो इंडिया छोड़ने का प्लान कर चुका है, इंडिया कौन? से जाने। यस यस बैंक सर वो खत्म, इंडिया से नहीं जा रहा है। यस बैंक में कुछ बचा ही नहीं है। अगर मैंने उसके जब एनालिसिस किया तो मैं ये देख रहा हूँ सर, इस बैंक को जल्दी से जल्दी बंद करो तो जितने दिन चलाओगे अपनी कैपिटल कम ही कर रहे हो। मान लो यस बैंक को आज बेचा जाए तो मान लो 100 रुपए का है, 2 साल बाद बेचोगे 50 का रह जाएगा, तो 100 में ही बेच लो। तो वो बैंक अपने आप को बेचेगा, वो कोई ना कोई बंदा खरीद लेगा। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक ने खरीद लिया उसे, तो एचडीएफसी बैंक का फायदा क्या? जो यस बैंक के कस्टमर है वो फ्री में एचडीएफसी बैंक को मिल गए। जो यस बैंक के मरे हुए लोन है वो एचडीएफसी बैंक को मिल गया। एचडीएफसी बैंक के पास पहले से टीम है, जा जाकर उनके घर पे केस कर करके उनसे पैसा निकलवा ही लेगा। और नहीं भी देंगे तो क्या होगा, उसने तो फ्री में ही खरीदा है ना, उसने कोई वैल्यू थोड़ी दी होगी मरे हुए लोन की। मरे हुए लोन तो फ्री में ले लेगा, कहेगा मैं आपको पूरा का पूरा टेक ओवर कर रहा हूँ,
आपके टोटल मार्केट में 2000 करोड़ के लोन है, मैं आपको 200 करोड़ में ले लेता हूँ, तो 1800 तो पहले ही मरा हुआ था, उसने मरे हुए में लिया, उस 1800 में से जो भी निकाल पाया वो उसका बेनिफिट। तो इस तरह का कोई बैंक उसे टेक ओवर करेगा, और यस बैंक को बेचना ही पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि उसके पास तो कैपिटल ही नहीं है। अच्छा, और अगर यस बैंक को कोई टेक ओवर कर ले और उन क्लाइंट्स में से जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको रिवाइव करने का तरीका क्या होता है? देखो, आपके नाम पे 10 लाख का लोन है, आप दे नहीं पा रहे ना, आपको 2 और देते हैं, लेकिन फिर आप हमारी किस्त दे देना। वो कहेगा हाँ सर मैं तो देना चाहता हूँ, मेरे को 2 लाख और दे तो मैं दे दूंगा। तो एचडीएफसी बैंक अपने पास से 2 लाख का लोन उसका और कर देगा, रिवाइव कर देगा उसे। और जब आप रिवाइव करते हो, एक अच्छा कस्टमर जो दे सकता है वो देता है। मान लो आपका 50 लाख का घर गिरवी है, आपके ऊपर 20 लाख का लोन, आप नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? सर मेरे साथ कोई दिक्कत हो गई थी, कोरोना आ गया था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, कोई घर में मर गया था, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, मेरी बीवी की डेथ हो गई थी, मैं कहां से दूं? और वो आपने पेनल्टी इतनी लगा रही है, मैं दे नहीं सकता, जो होता हो कर लो। अब भैया घर गुर बेचने का काम तो 7 साल बाद होगा। एचडीएफसी कहेगा सर देखो, यस बैंक ने आपको 20 लाख का लोन दिया था, बढ़ा के 40 लाख कर दिया ना, हम इसे रिवाइव कर देते हैं, हम इसे 20 ही लाख पे कर देते हैं, प्लस आपको 5 लाख और भी देते हैं, 25 लाख हो गया ना। ठीक है, 25 लाख हो गया आपको, लेकिन अगर आप अपने टाइम से पैसा ना दिया तो हम आपका घर नीलाम कर देंगे, लिखित में दे दो। वो दे देगा, ठीक है सर अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो आप नीलाम कर देना, तो वो आपका रिवाइव हो गया लोन। रिवाइव के केस में ये होता है कि फिर 7 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आपने रिवाइव करने के बाद भी पैसे नहीं दिए ना, तो उनके डायरेक्ट उनके पास होता है, एकदम से ऑर्डर हो जाएगा, 1 या 2 साल के अंदर आपका घर नीलाम हो जाएगा। तो ये वाले रिस्क पे वो बंदा दोबारा से साइन कर देता है। अब ये वाली बात एचडीएफसी तो बताएगा नहीं कि सर अगर आपने नहीं दिया तो नीलाम कर देंगे, बस ये समझाएगा सर हम आपको 5 लाख और दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बार आपने हमारी किस्त ना दी ना तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम। हाँ सर मैं तो दे दूंगा, मैं तो परेशान था, 40 लाख थोड़ी दूंगा मैं 20 के, मैं 20 दोगे तो ले लूंगा, 20 की वो और 5 आप मुझे और दे दो, 25 की किस्त मेरे से ले लो, मैं दे दूंगा 25,000 महीना। तो ऐसे रिवाइव कर करके उसे कुछ कस्टमर मिल जाएंगे। तो ऐसे कोई भी बड़ा बैंक यस बैंक को टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर करने से यस बैंक के शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यस बैंक की अगर वैल्यू 200 करोड़ है तो 200 करोड़ में ही वो टेक ओवर करेगा। 200 करोड़ के हिसाब से तो यस बैंक का रेट चल रहा है, मतलब जो भी एक वैल्यू आएगी। तो मेरी इन बातों से ये मत समझ लेना टेक ओवर करने से यस बैंक का फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बैंक उसे टेक ओवर करेगा उसकी उसी वैल्यू पे करेगा जो वैल्यू पहले से चल रही है। हो सकता है उससे भी कम पे कर ले, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बैंक उस वैल्यू से जो वैल्यू चल रही है उससे ज्यादा पे टेक ओवर कर लेगा तो शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो स्पेकुलेशन हो गई ना, जब बढ़ेगा तब की तब देखेंगे। जिस दिन ये न्यूज आएगी कि कोई बैंक उसे इतने करोड़ रुपए में टेक ओवर कर रहा है, जितने करोड़ में टेक ओवर कर रहा है हम उसे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद पता लगाएंगे कि पर शेयर की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, उसे 20% का प्रीमियम दे देंगे। तो हम डिसाइड करेंगे कि हाँ यस बैंक में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। यही एनालिस्ट का काम है। वो किस्मत के सहारे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता है, वो दिमाग पे विश्वास करता है। वो कहता है भैया मैं यस बैंक में आज इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जिस दिन ये न्यूज आ जाएगी कि इसे एक बैंक टेक ओवर करने वाला है, कितने में टेक ओवर करने वाला है वो वाली न्यूज भी आ जाएगी, तब भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उस न्यूज को आने के बाद मैं एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने के बाद ये पता लगाऊंगा कि पर शेयर की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। अगर वो पर शेयर की वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, और अगर पर शेयर की वैल्यू मार्केट प्राइस से कम होगी तो मैं बेच कर बैठ जाऊंगा, मैं शॉर्ट करूंगा उसे। तो रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है? सही वैल्यू निकालने के बाद ये डिसीजन लेना कि मुझे उसे खरीदना है या शॉर्ट करना है। उससे पहले मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उससे पहले अगर मुझे बैंक में इन्वेस्ट करना होगा तो मैं करूंगा पीएनबी में। याद रखिए पीएनबी अगले 4 साल में डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक लेसन पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, उसमें एनालिसिस सिखाऊंगा, तो उस दिन पीएनबी का एनालिसिस करेंगे या किसी और कंपनी का कर लेंगे, उस टाइम की जो भी कंपनी चल रही होगी। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरी एक और रिकमेंडेशन, मेरे हिसाब से पीएनबी बढ़िया है, और मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी पीएनबी में है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले और सूझबूझ के साथ निवेश करें। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। हमने सिर्फ 3 कंसेप्ट लिए आज। सर हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर तो आप ही बनेंगे। आप नहीं बनेंगे, लेकिन मैं बताकर चलता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्डेड डालनी है ना, नहीं डालूंगा तो नोटिस आ जाएगा, इसलिए मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। कल को आप लोग भी जब रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे और किसी को राय देंगे, और अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको डिस्क्लोजर देना ही देना है, नहीं तो आप गिल्टी हो जाएंगे, आप पे नोटिस आ जाएगा और रिसर्च एनालिस्ट की डिग्री छीन ली जाएगी आपकी। ये चीजें समझ लीजिए, डिस्क्लोजर जरूर देना है। चाहे आप अपने भाई को भी कह रहे हैं ना, अपनी वाइफ को भी कह रहे हैं, और अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और आप कहीं डालने वाले हो तो उसमें डिस्क्लोजर जरूर देना है। बोलकर ना दो तो वीडियो पे नीचे लिख दो, अगर बोलना भूल गए तो वीडियो पे नीचे लिख दो, स्क्रॉल कर दो, लेकिन जरूर दे देना, वरना नोटिस आ जाता है, पेनल्टी लगती है 5-5 करोड़ रुपए की। कमाया नहीं 5,000 रुपए, दे दिए 5 करोड़। सब चीजों से बच के रहना है, ठीक है? किसी को और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास में मजा आ रहा है? जी सर, जी सर, अच्छा लग रहा है। आ रहा है सर।
चलिए Yes. मुझे आंसर आए सर, मजा आ रहा है। 1 घंटे की क्लास हमारी हो गई है। अब वो बोलिए सर कि 1 ही घंटे की क्लास रखिए और मत पढ़ाइए, बाकी कल पढ़ेंगे। तो हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे क्लास, और अगर ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे तो फिर सोचेंगे। कौन कौन है सर? नहीं, 1 घंटा भी बहुत है रोजाना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंफर्म बढ़ू आगे? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो रात भर पढ़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। सर ये मेरे लिए अवार्ड से कम नहीं है कि रात के 10 बजे भी आप बोल रहे हैं सर और पढ़ाई हमें नहीं जाना, और एक भी नहीं बोल रहा है। मतलब किसी के घर में काम भी हो सकता है, किसी के बच्चे परेशान कर सकते हैं, वाइफ कह सकती है कहाँ खाना खा लो, डिनर का टाइम हो गया, मेरी वाइफ बोल रही है पीछे से डिनर का टाइम हो गया, छोड़ दो क्लास को, लेकिन हम पढ़ाएंगे। हम कम से कम काम तो है सर, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है, लगता है बस बैठा रहूं। सर नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज नहीं मिलती। लोग 10-10 लाख रुपए खर्च करके एमबीए करते हैं, आपके बैच में बैठे हुए हैं, लेकिन इस लेवल की नॉलेज आपको एमबीए में भी नहीं मिलेगी, और जो मिलती भी होगी तो अभी और दूंगा। मैं साबित कर दूंगा ये बात कि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो आप एमबीए करिए, सीए करिए। मेरे पास कितने सारे सीए आते हैं बैच में सर। क्या हुआ बेटा? हाँ, तो हम मेरे पास बहुत सारे सीए आते हैं सर, सीए कर ली, लेकिन शिवम भैया आपसे पढ़ेंगे क्योंकि नॉलेज यही मिलेगी। सीए कर लिए, टॉपर है सीए के, लेकिन नॉलेज यही मिलेगी, तो वो चीज मैं आपको दूंगा। चलिए हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, हालांकि मेरे बस का ये है नहीं। मेरी क्लास 4-4, 5-5 घंटे की होती है, जब मुझे कोई 1 घंटे के लिए बोलता है, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को। 2 घंटे से ज्यादा की क्लास तो मैं किसी भी दिन नहीं करूंगा, और कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट अब अगले आधे घंटे में खत्म करके हम ये क्लास को खत्म करें, और फिर कल को फिर हमारी क्लास रोजाना बढ़ेगी ही। और 9 बजे क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, और 11 बजे तो किसी भी कीमत पे खत्म हो जाया करेगी। कोशिश हम करेंगे 10, सवा 10, साढ़े 10 तक खत्म हो जाए रोज। अनलिस्टेड शेयर खरीदने के 2 तरीके हैं। एक, हम अनलिस्टेड शेयर खरीद लिया, फिर वो लिस्ट हो गया। लिस्ट होने के बाद तो रूल है, ये सेबी का रूल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने अनलिस्टेड शेयर खरीद रखा था, जैसे आईपीओ आया आप बेचकर निकल गए। तो सेबी का रूल है कि अगर आईपीओ आ गया तो जो एंकर इन्वेस्टर है, एंकर इन्वेस्टर का मतलब होता है जिन्होंने अनलिस्टेड स्पेस में शेयर खरीद रखा है, वो मटेरियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब कि आईपीओ होने के बाद शेयर ट्रेडिंग करते समय एंजल पे या किसी भी कंपनी पे, वहां पर अपने वो अनलिस्टेड वाले शेयर शुरू के 6 महीने नहीं बेच पाएंगे। लेकिन आपस में तो बेच सकते हैं ना, अनलिस्टेड स्पेस में बेच दो किसी को भी, उसके नाम पे ट्रांसफर करके पैसे ले लो, आईपीओ होने से पहले बेच लो, जितना मर्जी बेचो। ये जो रूल है वो सिर्फ तब है, आपने अनलिस्टेड शेयर खरीदा, उसका आईपीओ आ गया। अब जब आईपीओ आ गया तो जितने भी बंदों ने पहले से शेयर खरीद रखे थे वो शेयर को यहां पर नहीं बेच सकते, मटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं बेच सकते, लेकिन आपस में ट्रेडिंग करते रहो जैसे कर रहे थे। आप आपस में कर सकते हो कैश में 6 महीने तक आपस में, वहां पर नहीं बेच सकते, ऑनलाइन आके पब्लिक को नहीं बेच के जा सकते 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप वो आपके मटेरियलाइज हो जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में मटेरियलाइज फॉर्म में आ जाएंगे, आप उनका लॉक इन हट जाएगा, आप उसे वहां पर भी बेच पाओगे। तो आपके क्वेश्चन का जवाब शायद मैं दे चुका हूं कि ये 6 महीने का लॉक इन अनलिस्टेड सिचुएशन में नहीं होगा। दूसरा एक और बता रहा हूं, ये वाले शेयर को आप आपस में, तो आप मुझे भेज दो या मैं आपको भेज दूं या किसी और को भेज दूं, ये तो हो ही सकता है। बैंक ने भी, एक शिवालिक बैंक ने भी आपको कह रखा है कि सर पूरी लिक्विडिटी है, जब आपको अपना शेयर बेचना हो तो बैंक खरीद लेगा आपसे। बैंक ही आपको बेच रहा है और बैंक ही आपसे वापस खरीद लेगा, वो पूरी लिक्विडिटी देता है शिवालिक बैंक। शिवालिक बैंक में जाके बात करो, रुड़की में भी है सर, और दिल्ली में भी है, गाजियाबाद में भी है, सहारनपुर में भी है, हर जगह पर ना एक रूल बनाया है अपने लिए, वो अपने शेयर को कभी भी डीवैल्यू नहीं करते, ज्यादातर उनके रेट वो हमेशा बढ़ाते ही हैं। शिवालिक की एक ट्रस्ट है, शिवालिक बैंक बनने से पहले उसने ट्रस्ट बनाई है, उस ट्रस्ट के पास उस कंपनी के शेयर है सारे के सारे बैंक के। तो आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो ट्रस्ट और आपके बीच में हो रही है। अगर आपको अपना शेयर बेचना है तो आप ट्रस्ट को बेच दो, और अगर आपको खरीदना है तो ट्रस्ट से खरीद लो, और आप आपस में भी बेच सकते हो अपने भाई बंधुओं को। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सर, लेकिन शिवालिक पे कौन खरीदता है? उन्हीं के कस्टमर खरीदते हैं, उन्हें शिवालिक पे विश्वास है। मैं बता रहा हूँ सर, शिवालिक जिस रेट में अपने शेयर बेच रहा है ना, वो बहुत अंडर वैल्यू है। अगर किसी को 40-50 साल के लिए पैसा लगा के रखना है ना, जिसको अपने बच्चों को देना है पैसा, शिवालिक बैंक के शेयर वो खरीद सकता है। इसमें दिक्कतें क्या है, जब हम कोर्स पढ़ाएंगे अनलिस्टेड स्पेस में खरीदने और लिस्टेड स्पेस में खरीदने के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, जब आप वो पढ़ोगे उसके बाद ही खरीदना। मेरे कहने पर मत खरीदना कभी भी, जब तक आप मुझे ऑफिशियली अपना फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त ना कर दें। उसके लिए मैं आपसे एक एग्रीमेंट करूंगा, आपसे फीस लूंगा, फ्री में क्यों बताऊं। तब तक मेरा डिस्क्लोजर है, तब तक मेरा डिस्क्लोजर है कि मेरी बताई हुई किसी भी राय पे आप विश्वास ना करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जिसको आप फीस दे रहे हैं उससे पता करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेरे बताई हुई चीज पे कल को नुकसान हो गया, आप मुझे फोन करोगे, मैं कहूंगा जी मैं तो आपका एडवाइजर हूं नहीं, मेरे को तो आपने फीस दी नहीं, मैं लायबल नहीं हूं। लेकिन अगर आप मुझे 10,000 रुपए फीस दोगे तो 2 लाख का प्रॉफिट मैं करा दूंगा आपका, तब मैं लायबल भी हूं।
कि हाँ आपने एडवाइस दी थी सर नुकसान होगा तो बताओ क्या करना है, मैं बताऊंगा फिर आपको क्या करना है। 2000 के 10 लाख बना कर दूंगा, लेकिन जब तक नहीं दे रहा हूं एज अ फ्रेंड आप मेरे से जितनी मर्जी एडवाइस लीजिए, मैं दूंगा, लॉस होने पे मुझे मत बोलना। यही एडवाइजर का काम है। हम एडवाइजर है, गारंटर नहीं है। ये भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे। संजीव कुमार जी का एक क्वेश्चन है, वो लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। संजीव कुमार जी बताइए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे अनलिस्टेड जो आईपीओ में लिस्ट होता है, तो आपने कहा कि 6 मंथ से बिफोर आप आपस में उसको सेल कर सकते हैं। हाँ, तो डाउट इसमें यही है मेरे को, जब वो लिस्ट हो जाएगा तो फिर अनलिस्टेड में हम कैसे उसको सेल करेंगे? आपके पास 500 शेयर है मान लीजिए एनएससी के, आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी देर में लिस्ट होने वाला है, थोड़े दिनों में, जैसे बीएससी लिस्ट है। आपके पास एनएससी के मान लीजिए 500 शेयर हैं, मैं बेच रहा हूं। अगर किसी को अनलिस्टेड एनएससी का शेयर है किसी भी कंपनी का चाहिए तो मैं दे रहा हूं। मेरे पास है, बहुत सारी कंपनीज है जो बेचना चाह रही हैं। एनएससी इस टाइम बेस्ट है, अगर लेना क्या मन है किसी का तो हम दे रहे हैं। अब मान लीजिए आप 3-3 महीने लग रहे हैं, सॉरी क्या 3-3 महीने लग रहे हैं उसको शेयर बाय हाँ, करने में। 3 महीने लग रहे हैं, क्योंकि एनएससी की संजीव जी आप अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए, और प्रतीक जी भी, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, अभी म्यूट रखिए क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। मान लीजिए आपके पास एनएससी कंपनी के 5000 शेयर है आपके पास, और मान लीजिए उसका आईपीओ आ गया, तो आईपीओ आने पे आपके जो शेयर हैं उसके ऊपर ये लिखा आ जाएगा कि अभी 6 महीने का लॉक इन है इनके पास। ये लॉक इन किस चीज का है कि अगर आप उसे मार्केट में बेचना चाहें, मार्केट में बेचने का लॉक इन है, लेकिन आप प्राइवेटली ट्रांसफर करना चाहें अपनी एसेट्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आपस में किसी को फॉर्म 3B भर के, एक फॉर्म होता है ट्रांसफरिंग फॉर्म, जो एंजल वाले हैं उन्हें पता होगा क्या नंबर है उस फॉर्म का। एक फॉर्म होता है शेयर ट्रांसफर का, उसमें पेमेंट आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली डालोगे, किसी का कोई लेना देना नहीं है उसमें, स्टॉक एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है, बीएससी एनएससी का कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या करा, एक फॉर्म भरा गिफ्ट डीड की तरह, सर मैं अपने शेयर उसको गिफ्ट कर रहा हूँ, और गिफ्ट डीड की तरह ट्रांसफर फॉर्म भर के आपने एनएससी को दे दिया, एनएससी वालों ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए डीमेट में, आपके डीमेट में से निकले उसके डीमेट में चले गए, पैसे आपने उससे डायरेक्टली अपने अकाउंट में ले लिए। तो ये शेयर ट्रांसफर करने का तरीका है, इसमें आपने स्टॉक एक्सचेंज पे सेल नहीं करा, तो यहाँ पर ये लॉक इन पीरियड नहीं चलता। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करोगे, जैसे आप जानते ही नहीं हो, आप गए वहां पर एनएससी का रेट चल रहा था, आपने सेल की बिड डाल दी और वो बिक गया, तो अपने शेयर आप ऐसे करके नहीं। जो हमारा एनालिस्ट होता है वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, इंडस्ट्री का और मार्केट रिसर्च करता है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन भी देता है, जो मैं आपको दे रहा था, साथ में डिस्क्लोजर देता है। वो क्या करता है, कंडक्ट करता है फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करता है, फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी की चेक करता है, और टेक्निकल एनालिसिस भी करता है। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आप सिखाएंगे या नहीं, ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ चुका है। इस वाले कोर्स में मैं फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ बेसिक बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस का कुछ भी नहीं बताऊंगा, बेसिक हल्का फुल्का बता के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के कोर्स में नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस 8A और 10A के कोर्स में है, वहां पर हम इसको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, चार्ट पैटर्न भी सिखाएंगे, अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज भी सिखाएंगे और इंडिकेटर भी सिखाएंगे, वहां पर सिखाएंगे। इवेल्युएटिंग वैल्यूएशन मॉडल लाइक DCF क्या होता है ये बताएंगे आपको, पीई मल्टीपल क्या होता है ये बताएंगे, लेकिन बेसिक बताएंगे जितना यहाँ के कोर्स में है, और आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और जब मैं ये सब बता रहा हूँ तो वो नितिन मुरारकर जी का जो फैक्ट है, उन्होंने जो पैस बनाया हुआ है अपना कंसेप्ट, वो भी हम इसमें आपको सिखा देंगे। तो सर एक स्टॉक एनालिस्ट क्या क्या करता है, सर वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस करता है, स्टॉक रिकमेंडेशन भी देता है। स्टॉक रिकमेंडेशन देने से पहले क्या करता है वो, सर फंडामेंटल एनालिसिस करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है। एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के एनालिसिस, कितने तरह के होते हैं, फंडामेंटल, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, और दूसरा है टेक्निकल। अपने पास लिख लीजिए, एनालिसिस 2 तरीके के होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। अब पेपर में ये आएगा एनालिसिस कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन होगा फंडामेंटल, दूसरा होगा टेक्निकल, तीसरा होगा रिसर्च एनालिसिस, चौथा होगा फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ। तो आपने आंसर लगाना है फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ। फिर एक क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल एनालिसिस किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे फंडामेंटल एनालिसिस उसे बोलते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है। और दूसरा होगा टेक्निकल एनालिसिस किसे बोलते हैं, तो आप कहोगे जिसमें चार्ट और पैटर्न और इंडिकेटर, लिख लो अपने पास। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें चार्ट, पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर पढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चलिए, और क्या करता है सर एक फाइनेंशियल एनालिसिस, रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट लिखता है पहले और फिर उसे प्रेजेंट करता है। किसको करता है, प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट बनाता है क्लाइंट के लिए, फंड मैनेजर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। मेकिंग बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, उस रिपोर्ट में ही सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये पेपर में हर बार आता है
कि एक रिसर्च एनालिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? रिपोर्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं है। रिपोर्ट के अंदर बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का। वो रिपोर्ट बनाता ही इसलिए है जिससे कि वो रिकमेंडेशन दे पाए। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो वो पूछ ले, वरना मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सर थोड़ा टेक्निकल वाले में बता दीजिए, चार्ट, पैटर्न और तीसरा क्या था? चार्ट, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, हाँ, ठीक है, ठीक। आरएसआई इंडिकेटर होता है ना, आरएसआई होता है, वीवैप होता है, बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर भी। हम इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं सर, ये भी पता चल जाएगा? बहुत सारे तरह के होते हैं, 100-200 तरह के होते हैं। उनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो लगाएंगे। हम बेसिक बताएंगे, ये वाला चैप्टर नंबर 3 है, 4 है शायद। चैप्टर नंबर 4 में हम आपको ये बताएंगे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक। इसमें इंडिकेटर क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कैसे कर सकते हैं, टेक्निकल कैसे कैसे कर सकते हैं। बेसिक तो मैं बताऊंगा, करवाऊंगा नहीं, मतलब एनालिसिस नहीं करवाऊंगा, लेकिन क्या होते हैं वो बताएंगे। एनालिसिस करवाने के लिए तो आपको 10A पढ़ना पड़ेगा। 8A और 10A में पूरा बेसिक से लेकर प्रैक्टिकल सब बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ बेसिक बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा टेक्निकल इंडिकेटर होते क्या है, सब बता दूंगा मैं। और क्या करता है सर एक रिसर्च एनालिस्ट? रिपोर्टिंग और रिकमेंडेशन के अलावा 2 चीजें बताई मैंने। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है, एक RA। रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है? बहुत सारी चीजें बताई मैंने। क्या करता है सर वो रिसर्च करता है, वो एनालाइज करता है, वो रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग, और वो प्रेजेंट करता है रिपोर्ट को, प्रेजेंट। और क्या करता है सर? वो रिकमेंड करता है, रिकमेंड। ये लिख लीजिए अपने पास। रिसर्च करता है, एनालाइज करता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, स्टॉक रिकमेंड करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? स्टॉक रिकमेंड करता है। और एक काम और करता है, वो क्या है? रिस्क असेसमेंट। चलिए, यहां पर जितने भी बंदे म्यूचुअल फंड एडवाइजर है ना, मैं उनको एक नई चीज सिखाने वाला हूं। सिखाएं? सर वेरी गुड। एक तो जो आप यस सर बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बताने वाला हूं वो किसी के फायदे की चीज है, तो मैं बताऊंगा। अगर कोई यस सर नहीं बोलेगा मतलब किसी के फायदे की चीज नहीं, स्किप कर दो। चलिए, तो जितने भी बंदे यहाँ पर म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, मतलब NISM 5A क्लियर हैं, तो उनके लिए एक अच्छी चीज बताता हूँ। जब आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसके पास पहले से एक बंदा उसे म्यूचुअल फंड बेच रहा है, पहले से उसका एक एडवाइजर है, तो फिर आप कोशिश करते हैं ना, सर मैं उससे सुपीरियर हूँ, मुझे दे दीजिए अपना काम। तो आप कैसे साबित करेंगे सुपीरियर हूँ? मैं बताता हूँ। सामने वाले म्यूचुअल फंड एडवाइजर ने क्या कर रखा होगा, उसे बढ़िया फंड दे रखा है, आपके हिसाब से भी वो बढ़िया है ना। आपने बताया सर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो तो उसने पहले से दे रखा है। सर थोड़ा सा पैसा आपको डेट फंड में भी लगाना चाहिए, उसने भी डेट फंड में लगवा रखा है। सर थोड़ा सा पैसा गोल्ड फंड में भी लगाना चाहिए, उसने भी गोल्ड फंड में लगवा रखा है। तो आप क्या नया करोगे? सर मैं रिस्क असेसमेंट करूंगा। ये रिस्क असेसमेंट उसने कभी वर्ड ही नहीं सुना है। सर आपके वाले एडवाइजर रिस्क असेसमेंट किया हुआ है आपका कभी करा है एज के हिसाब से? ये क्या होता है? अच्छा, आपका जो एडवाइजर पिछले 20 साल से आपको ये करवा रहा है? हाँ जी करवा रहा है। उसने 10 साल पहले एक फंड में पैसा लगवाया था। फंड में पैसा लगवाने के बाद उसने क्या किया, वो फंड में पैसा लग गया और 10 साल से बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है वो, मैंने भी लगा रखा है। सर नहीं, 10 साल पहले आप जवान थे, अब आप बूढ़े हो रहे हो, तो रिस्क आपका बदल गया है। पहले आप जवान थे तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते थे, अब आपकी एज हो गई है तो आप उतना रिस्क नहीं ले सकते। आप अपना पैसा 10 साल पहले जो आपका रिस्क प्रोफाइल थी वो नहीं रही है, प्रोफाइल हर 5 साल में बदल जाती है। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेनी चाहिए। ये क्या होता है रिस्क एपेटाइट? फिर आपने क्लाइंट को समझाओगे। सर अच्छा एक बात बताइए, आप 24 साल के थे या 30 साल के थे, मार्केट गिर जाएगी तो आप अपना बिजनेस बढ़िया चला रहे थे, मार्केट गिर भी जाएगी तो आप मेहनत करके इधर उधर से पैसा उठा के लोन वोन लेके अपने सारे खर्चे उठा लोगे। आपको बेटी की शादी नहीं करनी उस टाइम पर, आपको रिटायरमेंट नहीं प्लान करना। अगर 10-20 साल मार्केट नहीं भी चलेगी तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अब आपकी एज होगी 45, 5 साल बाद आपका रिटायरमेंट भी है, 5 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, 5 साल बाद आप काम करना छोड़ दोगे। अब आप उस पैसे पर रिस्क नहीं ले सकते, तो आपकी रिस्क एपेटाइट बदल गई है। तो अब आपने जो पैसा लगा रखा है, आपका 70% पैसा तो इक्विटी में लगा हुआ है, लेकिन 45 की एज में आपका 45% पैसा कम से कम डेट में होना चाहिए। अभी 30% है, इसे चेंज करो। 20% पैसा कम से कम गोल्ड में भी होना चाहिए, आपका तो गोल्ड में है ही नहीं, इसे भी चेंज करो। इससे आपके बेनिफिट है और आपको रिटर्न्स थोड़ी सी कम हो जाएगी भले, लेकिन पैसा सेफ हो जाएगा। अच्छा एक मान लीजिए आज रशिया ने एक न्यूक्लियर बम इंडिया पे गिरा दिया, इंडिया में गिरा दिया तो रशिया ने दिल्ली में गिरा दिया। अगले 10 साल भी हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे नहीं आ पाएगी जिस लेवल पे आ जाए, तो मार्केट का क्या हाल होगा? 10 से 15 साल बाद आपका पैसा जो आज की वैल्यू है ना, 15 साल बाद आज की वैल्यू मिलेगी आपको। तो क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो? हालांकि कोई बम गिराने नहीं वाला, लेकिन क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो
आपको अपने पैसे का कम से कम 50% पैसा डेट फंड में डाल देना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो 50% पैसा तो आप रिटायर तो हो जाओगे कम से कम, या इस बुढ़ापे में जाके अपना बिजनेस बंद करके आप कहीं मतलब पैसे मांगोगे अपने बच्चों के अधीन हो जाओगे, नहीं हो सकते ना। तो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही है। तो रिस्क एपेटाइट कैसे नापते हैं, कैसे समझना पड़ता है, ये एक लेसन है पूरा, हम सिखाएंगे आपको। लेकिन जब ये सीख जाओगे तो आप अपने क्लाइंट को रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कराओगे, जो कि बड़े से बड़े सीए को नहीं पता, बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड एडवाइजर को नहीं पता, सिर्फ एक रिसर्च एनालिस्ट को ही पता होती है। तो कैसा लगा आपको अपना कोर्स? रिस्क असेसमेंट भी सिखाएंगे, कैसा लगा? गुड सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये रिस्क असेसमेंट जो है इस कोर्स का लास्ट चैप्टर है। तो पहले पूरा का पूरा एनालिसिस सीखेंगे हम, एनालाइज करने के बाद उस एनालाइज में रिस्क एपेटाइट को मिक्स करेंगे, फिर रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवानी है अपने क्लाइंट की, और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉक चुनने हैं। अगर आप एक बूढ़े आदमी के स्टॉक चुन रहे हो तो आप कौन से चुनोगे? जो डिविडेंड ज्यादा देते हैं। और अगर आप एक जवान आदमी के स्टॉक चुन रहे हो तो आप चुनोगे मिड कैप के कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी, जैसे मैंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन बताया। लेकिन साथ में डिस्क्लोजर भी दिया, 20 साल के लिए पैसा लगाना तो ही लगाना। पता चल रहा है 5 साल बाद रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, उठा के अदानी में लगा के बैठ गए। अदानी 10 से 15 साल में जादू दिखाएगा, 5 साल में नहीं दिखाएगा। तो ये रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने टारगेट के। सचिन जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कोई आवाज ना आए, और हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, भूलना नहीं है हमें। सर हमने सुबह से लेके अब तक मतलब 2 घंटे में क्या पढ़ा? सर रिसर्च एनालिस्ट जो है ना एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है जो एनालाइज करता है मार्केट के ट्रेंड्स को, फाइनेंशियल डेटा को, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताता है और रिकमेंड करता है स्टॉक को, बॉन्ड्स को और अदर सिक्योरिटीज को। वो इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम कर सकता है। वो उनके लिए क्या क्या एनालाइज करता है सर? बहुत सारे की टास्क करता है। एक तो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस करता है, मार्केट का एनालिसिस करता है, ट्रेंड बताता है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे देता है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करता है। और सर आपने ये भी समझाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 तरह की होती है, ट्रेडिंग पीएल, और क्या कहते हैं बैलेंस शीट, और नोट्स टू अकाउंट्स, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर आपने ये भी समझाया था एनालिसिस 2 तरीके का होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। सर आपने ये भी बताया था जो एक एनालिस्ट होता है ना वो बहुत सारे काम करता है। उसमें सबसे पहले आता है कि सर वो रिसर्च करता है, फिर आपने बताया था वो एनालाइज करता है, फिर वो रिपोर्ट बनाता है, फिर उसे प्रेजेंट करता है, फिर स्टॉक रिकमेंड भी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या होता है? स्टॉक रिकमेंड करना। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा कि रिसर्च एनालिस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो आप बोलोगे रिकमेंड करना, रिपोर्ट करना नहीं होता। उसमें सारे ऑप्शन आएंगे, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, रिपोर्ट बनाना, और एक लास्ट ऑप्शन होगा स्टॉक को रिकमेंड करना। तो आपने ऑप्शन लगाना है स्टॉक को रिकमेंड करना। अगर किसी ने चीज नहीं पढ़ी होती तो उसे नाम से, अगर मेरा नाम ही जब रिसर्च एनालिस्ट है तो मैं तो रिसर्च एनालिस्ट मेन काम है मेरा। और वो ज्यादातर बंदे एनालिस्ट पे या रिसर्च पे ही टिक लगा कर आते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। आपने किस पे लगाना है? रिकमेंड पे। स्टॉक रिकमेंड करना आपका मेन काम है, और रिस्क असेसमेंट भी आप करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा, रिसर्च कितने तरीके की होती है? देखिए आप इक्विटी शेयर पे भी रिसर्च कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसा इक्विटी रिसर्च में ही है, इसलिए सबको एक ही पता है। लेकिन नहीं, आप बॉन्ड पे भी रिसर्च कर सकते हैं। सर बॉन्ड पे क्या रिसर्च करनी? बॉन्ड खरीदा और उसमें ब्याज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बॉन्ड के रेट भी ऊपर नीचे होते हैं। कैसे होते हैं वो एक लेसन में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपको बॉन्ड के बारे में सब कुछ सीखना है तो फिर एनआईएसएम का एक और सर्टिफिकेशन है इंटरेस्ट डेरिवेटिव, और उसके लिए वो कौन सा वाले में है मुझे पता नहीं, वो देखकर बताऊंगा। और उसका एक कोर्स अलग से है, अगर आप वो भी करना चाहेंगे तो वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो फिक्स इनकम डेरिवेटिव के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, वो भी आपको कर लेना चाहिए, लेकिन वो लास्ट में करना। फिक्स इनकम एनालिस्ट बन सकते हो, सेक्टर स्पेसिफिक एनालिस्ट बन सकते हो, ये हम आपको सिखाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट बन सकते हो, इसमें आप पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस करते हो कि पूरे वर्ल्ड का अगले सालों में ग्रोथ कैसी रहेगी और उसके कंपैरिजन में इंडिया की ग्रोथ कैसी रहेगी, तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट। ये हम आपको इसी कोर्स में सिखाएंगे। टेक्निकल एनालिस्ट, ये भी हम आपको बताएंगे बेसिक। चलिए सर, ये सारे जो करने रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए होता है, जरा ध्यान समझिए। आपके अंदर ये 5 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं ला दूंगा, टेंशन की क्या बात है, मैं ला दूंगा। पहली, एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है, देखो सीधी तरीके से आपको कुछ नहीं बताऊंगा। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि सीधी तरीके से हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको डेटा देंगे, उसके अंदर से आपको कुछ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। सीधी तरीके से जो बताएंगे वो तो लेमन मतलब आम आदमी, मैंगो पीपल। आम आदमी को जो चीज समझ में आती है वो नहीं समझनी है आपने, जो आम आदमी को समझ में नहीं आती है वो आपको समझना है। एनालिटिकल क्या होता है? जो एक लेमैन को समझ में आ रहा है उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। फाइनेंशियल की
आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ट्रेडिंग पीएल कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। ये सब हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। एबिलिटी टू इंटरप्रिटेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के आप पता लगा लोगे कंपनी में फायदे की चीज है इन्वेस्ट करना या नहीं, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो हम सिखाएंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो आपको ऊपर से बताएंगे, बेसिक, और आपको उससे बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, जैसे अगर एक कंपनी का पीई रेशो बढ़ रहा है तो इसमें पैसे लगाने चाहिए, पूरी बैलेंस शीट देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने एक रेशो देख लिया, रेशो पहले से लिखा हुआ होता है, रेशो देख के आपको पता लग जाएगा कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। डाटा इंटरप्रिटेशन हम आपको सिखाएंगे इसी कोर्स में। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। मान लो आप एक अच्छे एनालिस्ट तो बन गए, मान लीजिए आपको नॉलेज है लेकिन वो नॉलेज आप रिप्रेजेंट करना आपको आता ही नहीं है, तो आपको जॉब कभी नहीं मिलेगी। मान लो आपको नॉलेज है लेकिन आप उसे रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हो, तो जो आपका क्लाइंट है वो आपको पैसे देगा ही नहीं। सोच कर देखिए, आपको नॉलेज तो बहुत है लेकिन आप तुतला के बोलते हो। देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आप तुतला के बोलते हो, है ना। आप तोतले मतलब आपके वर्ड्स फंसते हैं मुंह में तो किसी की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो बंदा तोतला के बोल रहा है ना उससे ही पूछिए, वो अपनी वर्थ कभी ले ही नहीं पाता मार्केट से। जो काम में उसकी वैल्यू 100 रुपए की उसे 50 मिलते हैं क्योंकि उसके अंदर एक कमी है, प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो उसका सही तरीका क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए एक बंदा रख ले, काम मैं करूंगा प्रेजेंट तू करेगा, फिर वो काम कर पाएगा। नॉलेज उसकी, काम प्रेजेंटेशन उसकी। तो अगर आप किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन में अच्छे नहीं हो तो वो आपके लिए कमी बनेगी, आपको प्रॉब्लम आएगी।